गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले आप सभी को इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आशा करता हूं कि इस नए साल में जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अभी जो करंट देख रहे होंगे और जो फ्यूचर में देखेंगे, उन सभी को जो आप लोगों ने इस साल 2024 में जो गलतियां की हैं उससे कुछ सीख लेने की ज़रूरत है और आने वाले समय में आप उस गलतियों को बिना दोहराते हुए कुछ अच्छा करने का चेष्टा करें। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों की जो सोच है उसी पे हमारा जो है फ्यूचर डिपेंड करता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनका हमेशा से सोच रहता है कि किसी तरह से बिहार पुलिस की नौकरी कर लें या फिर कोई ग्रुप डी का फॉर्म भर ले, सी का फॉर्म भर लें। तो बेसिकली बच्चों होता क्या है कि हम लोग का जो सोच होता है, सोच तो हम लोग का छोटा होता है। तो जरा सा हम लोग के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कह के गए हैं कि तार से गिरे और खजूर पे अटके। ऐसा सोच रखना चाहिए कि अगर हम लोग सोच जो है आसमान से गिरने का अगर है तो उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग गिरते हैं तो कहीं ना कहीं अटकते हैं। जैसे कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि तार से गिरे और खजूर पे आके अटके। तो यही सोच अगर हम अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए भी रखते हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये बहुत फायदेमंद होता है। क्योंकि अगर हम बड़े जॉब की, चाहे सरकारी नौकरी की हम लोग बात करें या किसी भी आईआईटी की बात या नीट की बात कर रहे हैं, अगर हम बड़े सोचेंगे तभी क्या होगा, छोटा हम लोग को मिलेगा। फिर आप सोच के देखिए कि अगर आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस या कोई स्टेट पुलिस या फिर मान लीजिए कि ये कोई भी ग्रुप डी का फॉर्म है, वो सब अगर आप सोच रहे हैं कि हम भर के निकले, तो आप क्या होता है, एक छोटे से जो है छोटा सा उसका सिलेबस होता है और उसमें आपको पढ़ना होता है। और उसके लिए क्या होता है कि पर डे बाय डे आपको नया, मान लीजिए कि अभी बिहार पुलिस में सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ तो फिर से आपको क्या है कि अभी आप किसी ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया, आप उसका पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी ग्रुप सी का फॉर्म भरें या किसी भी, चाहे आप आईबीपीएस का फॉर्म, किसी भी चीज का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि उसमें हमको हर एक चीज पढ़ना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर हम वैसा अगर हम तैयारी करें, मान लीजिए हमको अगर ग्रुप डी का ही फॉर्म का भरना है, तो हम लोग ग्रुप डी में ही वैसा सिलेक्शन लेंगे, वैसा सिलेक्शन चाहेंगे जिसमें हम लोग को सिलेबस जो है सेम पढ़ना पड़े बेसिकली। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं, हम लोगों को रीजनिंग भी पढ़ना पड़ रहा है, हम लोग को मैथ भी पढ़ना पड़ रहा है, हमको एसएसटी भी पढ़ना पड़ रहा है, साइंस भी पढ़ना पड़ रहा है, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ रहा है। तो बेसिकली जो हमारी मजबूती है हम लोग उस पर काम नहीं कर पाते, और जो जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चों का सिलेक्शन रेट बहुत कम होता है। तो थोड़ा सा मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग फ्यूचर में बहुत कुछ बड़ा सोचें, और बड़ा सोचने के पीछे उसके पीछे मेहनत करें। और जब मेहनत आप करेंगे तो आपको, आप लोग को खुद आइडिया लगेगा कि हम लोग अगर चाहें तो छोटा मोटा जॉब जब चाहे तब कर सकते हैं। तो बेसिकली लेकिन आजकल जो है हम लोग की सोच जो है बहुत छोटी होती जा रही है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं, चाहे जनरल की बात करें, कैटेगरी की बात कर ले, या ओबीसी की बात करें, या फिर एससी एसटी की बात करें, तो बेसिकली हम लोग में उसमें सोचते क्या है कि जिस तरह से मान लीजिए 10th कर लिए, 12th करने के बाद हमें लगता है कि चलो अब कोई सी जॉब की तैयारी कर लेते हैं, तो बेसिकली उसमें हम लोग फंस के रह जाते हैं। तो हमेशा आप बड़ा सोचें। मान लीजिए आप यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी अदर स्टेट पीसीएस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको उस स्टेट का एसएससी सीजीएल आपका नहीं होगा? क्या लगता है कि आपको उस स्टेट का कोई अदर एग्जाम क्रैक नहीं होगा? आप एक बार करके तो देखिए। तो सिस्टम वही है कि आप लोग थोड़ा बड़ा सोचें, और बड़ा सोचने के पीछे, उसके पीछे हमेशा तत्पर रहें। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एसएस क्लास रजौरा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, और आज जो है हम लोगों ने लिखा है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, और उसी का एक सब हेडिंग हम लोगों ने डाला है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली हम ऐसा इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम देखेंगे कि किस तरीके से जब से हमारे समाज के बीच में, यानी कि 18वीं शताब्दी के आसपास जब से इकोनॉमिक्स का हम लोग के बीच में आया है, तब से लेके और आज तक जब हम लोग 31st सेंचुरी में, तब तक किस तरीके से इकोनॉमिक्स ने अपना स्वरूप बदला है और किस तरीके से लोगों ने उसका स्वरूप बदलवाया है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि जब सब स्टार्टिंग में, जब शुरू शुरू में इकोनॉमिक्स आया था, तो उस टाइम हमारा क्लासिक थ्योरी आता था, और उसमें कहा गया कि इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा ऊपर लिखा हुआ है कि साइंस ऑफ वेल्थ है, यानी कि उसको एक अर्थशास्त्र को कहा गया कि भैया ये जो है, ये जो है धन का विज्ञान है। तो बेसिकली जो है साइंस ऑफ वेल्थ का हिंदी होता है धन का विज्ञान। तो अर्थशास्त्र में कहा गया कि धन का विज्ञान। और बेसिकली जो आप सबको पता होगा कि 18वीं शताब्दी में यूनाइटेड किंगडम के नाम से जो ब्रिटेन था, उसका बहुत बोलबाला था, और वो लगभग पूरे विश्व में उसका कॉलोनी टाइप का बसा हुआ था। और वो जो है सभी जगह जहाँ पे भी उसका कॉलोनी बसा हुआ था, उस जगह से चाहता था कि जितना इसको एक्सप्लॉइट करें, यानी कि इसको शोषण करके जो है हम अपना कितना से ज़्यादा जो है इसका अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करें। तो बेसिकली जो है वो उसी पे टिका रहा, और जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो ये हमारा क्लासिक थ्योरी, यानी कि सबसे पहली जो हमारी थ्योरी थी वो ऐसी थी कि ये हमारा साइंस ऑफ वेल्थ है, यानी कि धन का विज्ञान है।
लेकिन जैसे से बात आगे बढ़ी, 19th सेंचुरी आया, तो उस समय जो है आप सब जानते होंगे कि उसमें जो है आगे बढ़ा बात। और जब बढ़ा तो जब ब्रिटेन के पास पैसा आया तो उसने सोचा कि भैया ये जो पैसा है कहाँ खर्च होगा, पैसा तो बहुत कमाया उसने। तो उसमें लिखा कि ये साइंस ऑफ वेलफेयर, यानी कि सही सभी जगहों पे वो काम करना शुरू किया। आपको भी पता होगा 19वीं सेंचुरी में हम लोग के यहाँ पे रेलवे का विस्तार हुआ, बहुत सारे कारखाने लगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी उस समय चल रहा था, जैसे क्लासिक थ्योरी के पास साथ ही। और इस समय भी कि बहुत जगहों पे जो मतलब मान के चले कि हम लोग इंडस्ट्रियल जो एरिया था, बेल्ट बन रहा था, और उसमें जो है हमारे पास 19वीं शताब्दी में जो है ये आया कि भैया ये जो है साइंस ऑफ वेलफेयर है, यानी कि ये कल्याण का विज्ञान है, ठीक है, कल्याणकारी कार्य करने का विज्ञान है। और बेसिकली जो अर्थशास्त्र उस टाइम सिर्फ और सिर्फ साइंस ऑफ वेलफेयर बन के रह गया था। और उसमें बेसिकली दो फंडे पे, यानी कि एक तो हमारा क्वांटिटी और एक क्वालिटी के हिसाब से चलता था। तो सबसे बड़ा जो बात उस समय चला कि उस समय जो है यहाँ पे लिखा हुआ मैंने साइंस ऑफ वेलफेयर का क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से। लेकिन उस समय जो बात हुई तो उसमें क्वालिटी तो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन क्वांटिटी के साथ बहुत काम किया गया। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, और उसी रोजगार से जो है क्वालिटी भले ही कम हो, लेकिन कुछ क्वांटिटी के हिसाब से उसको रोजगार मिला। और हमारे यहाँ पे भी लोगों जो सेना में भर्ती किया गया, और उसके बाद जो है बहुत सारे जैसे रेलवे का विस्तार हो तो हमारे यहाँ के लोगों को भी काम मिला। तो बेसिकली जो है, और आज भी अगर हम लोग इसकी बात करें क्वांटिटी के हिसाब से, तो आज भी हम लोग ऐसा काम करते हैं कि बहुत सारे लोगों को, चाहे हम अपने देश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे होता है क्या है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग क्या करें, फूड पहुंचा पाए, राशन भी हम लोग को दिया जाता है फ्री में कोरोना काल से। तो बेसिकली जो है ये जो क्वांटिटी है, चाहे क्वालिटी मिले ना मिले, आज भले ही हम लोग चावल लाते हैं, जो राशन हम लोग को दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो भले ही चावल लाते हो हम दुकान में जाके बेच आते हैं, लेकिन जो ठीक ठाक परिवार होता है वो बेच आता है। तो बेसिकली क्या होता है कि क्वालिटी के हिसाब से वो लोग बात करते हैं, और उसमें क्वांटिटी तो हम लोग को मिल रही है, 5 kg मिलता है अप्रोक्स, तो वो मिल रही है हम लोगों को, लेकिन क्वालिटी उसमें काउंट नहीं हो पा रहा है। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक्स आगे बढ़ा, समय आगे बढ़ी, तो एंड ऑफ 19th सेंचुरी के आसपास जब आया तो उस समय जो है साइंस ऑफ चॉइस एंड रेयर का बन गया, रेयरिटी का बन गया, यानी कि दुर्लभता का और चयन का और दुर्लभता का साइंस बन गया। यानी अर्थशास्त्र हमारा क्या हुआ कि उसमें हम लोग किस तरीके से चयन करें कि किस फील्ड में हमको काम करना है। मान लीजिए कि मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया था कि आज हमारे इंडिया के पास जो है बेसिकली 3-4 चीजें बहुत बड़ी मात्रा में जो है हम लोग के साथ इसका इशू बना हुआ, जैसे कि हेल्थ की बात कर रहे हैं हम लोग, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग अभी जैसे भारत पाकिस्तान है, चाइना है, इससे हमारा तनाव बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली हम लोग किस क्षेत्र में काम करें। हम लोग का जो बजट बनता है, वार्षिक बजट जो बनता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, तो बेसिकली उसमें सारा पैसा उठा के हम लोग को रक्षा मंत्रालय के पास दिया जाता है कि भैया जो आपका है बेसिकली जो है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी और जो है अदर हमारा सिक्योरिटी का जो मामला, उस पर आपको खर्च किया जाए। और इससे क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे जो इशू है एजुकेशन का बात कर ले, या फिर हम लोग हेल्थ की बात कर ले, तो बेसिकली ये हमारा बहुत सफर करता है। और आज आज़ादी के लगभग 76 साल के बाद भी हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारा हेल्थ सेक्टर कितना मजबूत होगा, क्योंकि हम लोग उस पर ध्यान थोड़ा सा कम दे रहे हैं। तो उस समय जो है 19th सेंचुरी के खत्म होते होते क्या हो गया कि ये जो है हमारा चयन और दुर्लभता का साइंस बन के रह गया था, यानी विज्ञान बन के रह गया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही 20th सेंचुरी स्टार्ट हुआ तो आप सबको पता होगा कि 1914 में हमारे यहाँ पे वर्ल्ड वॉर, मतलब पूरे विश्व जो है युद्ध कर रहा था। और वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि उस समय जो है साइंस ऑफ ग्रोथ एंड जो है डेवलपमेंट का साइंस बन के रह गया, क्योंकि सबको पता है कि हमारे 20th सेंचुरी में 2 विश्व युद्ध होता है। और जब दूसरा विश्व युद्ध होता है तो उस समय जो है 7 करोड़ की आबादी मारी जाती है, लगभग 7 करोड़ की आबादी मारी जाती है। और उसमें जो है ब्रिटेन को समझ में आया कि अगर अब हमें कुछ बड़ा करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ भी करना पड़ेगा और डेवलपमेंट भी साथ में करना पड़ेगा। और इसलिए हम लोग ये मैं 2 शब्द जो हाईलाइट मैंने किया है, मैं भी आपको बस समझाऊंगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। तो उसने क्या सोचा कि अब जो है हम लोग को ग्रोथ भी करना पड़ेगा और साथ में डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो मान लीजिए कि उसको कॉटन चाहिए होता था, तो कॉटन हम लोग के यहाँ पे नील की खेती हम लोगों से करवा लेता था। लेकिन जब 1945 में जब वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, उसके बाद जो है पूरा विश्व जो है इतनी बड़ी आर्थिक संकट से जूझ रहा था कि, और उसमें सबसे बड़ा जो पावर बनकर उभरा वो अमेरिका उभरा। क्योंकि अमेरिका जो है, मान लीजिए अमेरिका जो है वो सबको क्या कर रहा था, अपना जो है मिसाइल से या फिर बम जो ये सप्लाई कर रहा था, और उसकी वजह से क्या वो सुपर पावर बन के निकला, कौन, अमेरिका। लेकिन अगर अभी की बात करें हम,
तो अभी जो है हमारा इकोनॉमिक्स वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बन के रह गया, क्योंकि अभी जो है हमारा साइंस इस पे कार्य कर रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत धारणीय विकास जिसको हम लोग कहते हैं। और बेसिकली ये इसलिए कार्य कर रहा है क्योंकि हम लोग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से इस पे काम कर रहे हैं कि अभी जो हम संसाधन का दोहन कर रहे हैं, यानी कि जो संसाधन हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या हम लोग फ्यूचर के लिए बचा पा रहे हैं कुछ, हमारे आने वाली पीढ़ी क्या उसको सही से सर्वाइव कर पाएगी। यानी कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे चल रहा है ये बेसिकली फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से है। और क्या जैसे इन्वायरमेंट हमारा है, इन्वायरमेंट क्या सर्वाइव कर पाएगा आज से 1000, 200, 1000, 5000 साल बाद सर्वाइव कर पाएगा? क्योंकि जिस रेशियो से हम लोग वनों की कटाई कर रहे हैं, पानी का मिसयूज कर रहे हैं, या फिर हम खेतों की जो उर्वरकता शक्ति हो दिन प्रतिदिन छीनती जा रही है, तो क्या आने वाली पीढ़ी, ठीक है ना, वो सर्वाइव कर पाएगी या नहीं? तो बेसिकली इसी बात पे हम लोग का अभी जो है ये सिस्टम टिका हुआ है। और इसीलिए हम लोग जो है अभी जो हमारा 21st सेंचुरी जो चल रही है उसमें हम लोग यही कहते हैं कि क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट सही से कार्य कर रही है, क्या इसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो बेसिकली मैंने आपको 3 चीजें अभी मैं, एक ग्रोथ, एक डेवलपमेंट और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये अभी आपको बताऊंगा। मान लीजिए अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ जो है जब स्टार्टिंग फेज था तो उस समय जो है ग्रोथ जो था सबसे सर्वोपरि था इकोनॉमी हमारा, फिर सोसाइटी था और ये एनवायरनमेंट था, यानी कि तीनों अलग अलग चल रहा था। ये अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या था, ये हमारा इकोनॉमी था, और ये हमारी सोसाइटी थी, और ये हमारा एनवायरनमेंट था। मतलब कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा आप जो है अपने इस तीनों दोनों चीज से आप जो है इकोनॉमी अपना ग्रोथ कर पा रहे हैं। और ब्रिटेन जो है उस समय यही कर रहा था। बेसिकली जो है ग्रोथ तभी हो पा रही थी वो इन्वायरमेंट से कितना ज्यादा दोहन कर रहा है, ठीक है। और बेसिकली जो है दोहन करने की वजह से क्या हो रहा था कि उस समय, अभी जो है हम लोग देख लीजिए कि कैंसर के पेशेंट बहुत ज्यादा मिलने लगे, क्योंकि अभी जो है हम लोग कितना ज्यादा फर्टिलाइजर युक्त जो है, मतलब फर्टिलाइजर वाला जो उर्वरक शक्ति के लिए हम लोग यूज करते हैं खाद वगैरह, वो हमारी जमीन के लिए कितना ज्यादा कह सकते हैं कि नुकसानदेह है, ये हम लोग सोचते नहीं है और हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं। आज से पहले भी तो खेती होती थी, आज से 100 200 500 साल पहले भी तो खेती होती थी, उस समय तो इतना पेशेंट नहीं था इतना। आज अगर हम लोग बात करें प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, 10 में से लगभग 7-8 लोगों की जो है डिलीवरी सर्जरी पद्धति से होता है, यानी कि मतलब उनको ऑपरेशन करके बेबी को निकाला जाता है। तो बेसिकली जो है ये पहले तो नहीं हो रहा था, लेकिन आज जो है सबसे ज्यादा अगर हमारे समाज में विद्यमान है तो इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारी जो है ये फर्टिलाइजर युक्त जो हम लोग फर्टिलाइजर वाला जो केमिकल यूज कर रहे हैं और जो हम उसके कंजप्शन कर रहे हैं उसका हम खाद्य पदार्थ के साथ, बेसिकली उसके लिए है। तो आशा करता हूँ कि आपको ग्रोथ समझ में आएगा होगा। ग्रोथ जो हम किसी भी चीज से कितना ज्यादा बड़ी मात्रा में हम लोग जो है उसको अपने जो पैसा कमा रहे हैं या ग्रोथ कर रहे हैं, तो सिर्फ वही जो है हमारा ग्रोथ के हिसाब से काम कर रहा था। लेकिन अगर अभी हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में बात करें डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट में क्या हुआ कि ये हमारी इकोनॉमी है, ये सोसाइटी है और ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है इन्वायरमेंट है। तो बेसिकली जो तीनों जो चल रहा है, ये जो आपस में जो इंटरलिंक कर रहा है, तो यही हमारा क्या था, यही हमारा जो डेवलपमेंट था। यानी कि हम लोग जो है समाज को भी देख रहे हैं, हम लोग जो है इन्वायरमेंट को भी देख रहे हैं, और हम लोग जो है इकोनॉमी को भी देख रहे हैं। ये हमारा इकोनॉमी हो गया, ये हमारा इन्वायरमेंट, और ये हमारी सोसाइटी हो गई, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो है ये जो है इस तरीके से हम लोग जो है उस समय जो है डेवलपमेंट का चल रहे थे, जो अभी अमेरिका कर रहा था। अमेरिका जो है सबसे ये तीनों के लिए काम कर रहा था, और कितने ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी को हम लोग जो है ग्रोथ करके जो है सोसाइटी को पहुंचा पा रहे थे। बेसिकली जो ये हमारा जो है, एक और चीज समझिएगा, ये जो हमारा ग्रोथ काम कर रहा था ये हमारा निष्पादन पद्धति पे, यानी कि कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा था उत्पादन पे आधारित, ठीक है। निष्पादन के लिए यानी आउटपुट कह लें आप, आउटपुट पे आधारित था। और ये हमारा किस पे था, ये हमारा था डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, या फिर हम लोग कह लें वितरण पे आधारित था। और अगर हम लोग आगे बात कर रहे हैं तो बेसिकली जो है ग्रोथ हमारा, हमने बताया कितना ज्यादा ज्यादा हम आउटकम यहाँ से निकाल रहे हैं, यानी कितना ज्यादा ज्यादा हम लोग यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं या फिर किसी चीज का जो है मतलब कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं। और इसमें जो है हम लोग उसी प्रोडक्शन को, जो हम उत्पादन कर रहे हैं या फिर जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको कितनी ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या के पास हम लोग क्या कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। तो बेसिकली जो है ये दो फंडा जो है हमारा पहले काम कर रहा था। लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो बेसिकली इसमें जो है हमारी एक तरफ से कह सकते हैं ये हमारा जो है ये इन्वायरमेंट है, फिर ये हमारी सोसाइटी है, और ये हमारा क्या है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये हमारी
इन्वायरमेंट है, ये हमारी सोसाइटी है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा इकोनॉमी है। तो बेसिकली जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए कार्य कर रहा है क्योंकि ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से, इसको हम कह सकते हैं कि फॉर फ्यूचर ये हमारा जनरेट हो रहा है कि अगर आने वाली पीढ़ी जो है, ऐसा ना हो कि हम लोग चले जाएं यहाँ से और हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के ही नहीं जाए। तो बेसिकली जो है ये इसी के लिए कार्य कर रहा है कि किस तरीके से जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जिस तरीके से हम लोग अभी उपभोग कर रहे हैं, सभी चीजें कंजप्शन कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं सभी चीजों का, तो आने वाली पीढ़ी भी क्या करे, इसका अच्छे तरीके से उपभोग करे। ये नहीं हो कि वो लोग आए और हम लोग को गाली देके चले जाए कि भैया हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ज्यादा जो है संसाधनों का यूज कर चुके हैं और हमारे पास कुछ छोड़ा ही नहीं। तो बेसिकली जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए कार्य कर रहा है कि कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग फ्यूचर के लिए बचा के रख रहे हैं। आज आप खुद जरा सोच के देखिए कि हम लोग गर्मी के मौसम में या फिर कह लें कि अभी भी ठंड के मौसम में भी हम लोग पानी गर्म करते हैं, हीट करते हैं, और हीट करके बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी से नहाते हैं। तो बेसिकली होता क्या, इसमें जो हम पानी यूज कर रहे हैं वो पानी जो है वो तो वेस्ट हो रहा है। हम लोग नहा रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, जो सब्जी धो रहे हैं, वो सब पानी जो रिसाइकल तो हो नहीं रहा है, हम लोग फेंक देते हैं, या फिर नल चल रहा है, टंकी मोटर चल रहा है, टंकी भर गई, पानी बह रहा है। तो सबसे बड़ा समस्या है कि किस तरीके से हम संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। ठीक है, आज हम हजारों की संख्या में पर डे जो है वृक्ष काटे जा रहे हैं, और ये जो है सबसे बड़ा फर्क हमारे आने वाली पीढ़ी को पड़ेगा, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। यानी कि अगर आज हम पेड़ नहीं लगाएंगे और पेड़ हम धड़ल्ले से काट रहे हैं, एकदम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, हमारे अपने स्वार्थ की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि पेड़ काट रहे हैं, और उस पेड़ काटने की वजह से आज देखिए कि हमारा पूरे लगभग जो है इंडिया में लगभग जो मेजर सिटी है उस सब में एयर क्वालिटी जो है बहुत लो हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि एयर क्वालिटी का ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि हम लोग को सांस लेने में दिक्कत है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। तो बेसिकली जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी के आधार पे कार्य करता है, और या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आज हम लोग नहीं सुधरेंगे तो आने वाली पीढ़ी, हमारा जो आने वाला जनरेशन होगा वो इतना ज्यादा इस चीज से जो है सफर करेगा कि हम लोग को, मतलब कह सकते हैं कि अभी अभी आप लोग खुद जरा सोच के देखिए कि हाल फिलहाल में आप लोगों को, जब आज से 2-3 महीना पहले गर्मी ज्यादा कर रही थी, तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत सारे बच्चे जो उसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहे। जरा सोच के देखिए कि इस समय जो हमारे पास 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है, और जिसमें हम ह्यूमिडिटी जो है बढ़ के 53 डिग्री तक चला जाता है, 53 डिग्री तक, तो उसमें जो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो जब टेम्परेचर 50 के पास जाएगा और 50-55 के पास जाएगा, उस समय क्या होगा। तो जरा सोच के देखिए। तो थोड़ा सा इनिशिएट कीजिए आप लोग इस चीज को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने का कष्ट कीजिए कि किस तरह से हम लोग पेड़ों की कटाई पे रोक लगा के, या फिर अगर हम पेड़ काट भी रहे हैं, संसाधन ये नहीं कहता कि मेरा दोहन मत करो, अगर करते हैं उसके बदले में हम उसको कुछ दे, तो अगर कुछ देंगे तभी वो क्या कर पाएगा, वो सर्वाइव कर पाएगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ले रहे हैं उसके बदले में कुछ हम दे ही नहीं रहे। आज जरा आप सोच के देखिए, जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि आज से 15, 20, 25, 30 साल पहले इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती थी, ठंड के मौसम में इतनी कम ठंड बिल्कुल भी नहीं होती थी, बहुत ज्यादा ठंड होती थी, और बरसात तो कहीं लगता है खो सा गया है, क्योंकि हमारे इधर तो बरसात होती ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में बरसात हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा खेत का फर्टाइजर शक्ति भी गायब हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इस पे कॉन्शियस होकर काम करेंगे, और बेसिकली जो हमारी आने वाली पीढ़ी है थोड़ा सा उसके लिए भी आप लोग को छोड़ के जाएं, तो आने वाली पीढ़ी भी क्या होगा, खुशी से खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा। नहीं तो ऐसा होगा कि आने वाले समय में जनरेशन जो है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन हमारी जनसंख्या पॉपुलेशन इतनी तेजी से घटेगी कि हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो पूरा डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, किस तरीके से वो स्टार्टिंग से लेके अभी तक चल रहा है, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और कुछ इसी तरह का पढ़ने लायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।